मिठाई नहीं खिलाई मेहरुनिसा को? लाओ मुझे दो। ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? खुशी में नहीं, दुख में। मेरी खुशी तुम्हारा दुख। मेरी और शाहनवाज की शादी तय हो गई है, मुबारक हो तुम्हें। अच्छा, तो आप हैं वो जिसकी गाड़ी से मुस्कान के भाई का एक्सीडेंट हुआ था? जी, वो मैं ही हूँ। वो एक एक्सीडेंट था, पर मुस्कान की फैमिली समझने को तैयार ही नहीं है। भाई बहुत ही अजीब लोग हैं ये तो। मतलब अब तो आप लोगों से रिश्तेदारी हो गई है, माजी में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे आपकी मदर है तो बहुत ही अजीम औरत। मतलब उन्होंने इतनी गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बना लिया। वैसे सबा, आई हैव टू से, काफी समझदार हैं आप। मेरी बात बहुत जल्दी समझ गई हैं आप। बिल्कुल, ये तो है। काफी अच्छी बातें करती हैं आप। मुझसे दोस्ती करेंगी? मुझसे दोस्ती करने से ज्यादा आप मुस्कान से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड लगते हैं। आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। अभी मैं बात कहता नहीं हूँ और आप समझ जाती हैं। वेरी इम्प्रेसिव। बट द प्रॉब्लम इज कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए। सफदर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। बेटी का मामला है, सोच लें। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि हमारा फैसला ठीक है। अमल खुश रह भी पाएगी या नहीं। इतना मत सोच। समन हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। ये जो बातें कर रहे हैं ना आप सफदर, इन बातों से ना मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, अगर तुम्हें इतने खदशात थे तो उनके सामने बोलती ना। तुमने देखा नहीं कि समन और अमल दोनों खुश थे। तुम आराम करो, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ ठीक है। ये आप ठीक नहीं करेंगे मेरे साथ। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था। तुम चाहती तो इस तकलीफ से बच सकती थी, लेकिन नहीं। तुमने तो मुझे ही चैलेंज कर दिया, समन शाह को। लेकिन ऐसा कर क्यों रही हैं आप? शाहनवाज की और अपनी खुशी से मुझे इस घर की बहू बनाकर लाई थी आप। खुशी से नहीं, मजबूरी से। धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। आपको क्या लगता है आप जो चाहे मेरे साथ करेंगी और मैं चुपचाप खामोशी से देखती रहूंगी? नहीं तो क्या करोगी तुम? चीखोगी, चिल्लाओगी, शोर मचाओगी, या फिर मीडिया को इकट्ठा करोगी, सोशल मीडिया पे अपनी रोती हुई वीडियो डालोगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जुल्म हो गया है मेरे साथ, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात, कोई नहीं होगा मेरे शाहनवाज के खिलाफ। सब यही कहेंगे कि देखो, वो बेचारा तो इस लड़की को अपने घर में ले आया था, अपनी मंगेतर को छोड़ दिया था, रिश्ता नहीं तोड़ा, अब दोनों के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रहा है, किसी की हक तलफी नहीं कर रहा। तुम जानती हो हमारे माशरे में मर्द की दूसरी शादी को गुनाह नहीं समझा जाता।
मेरा काम तो हो जाएगा ना सबा? बिल्कुल 100% हो जाएगा। ये क्या है? तुम्हारा इनाम। जैन, आप तो वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा हूं मैं। तुम भी मेरे साथ अच्छी रहो, फिर तुम्हारे साथ इतनी अच्छाइयाँ करूंगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। मुस्कान, चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता है, सोनिया ने जब मुझे फार्म हाउस की पिक्चर दिखाई ना, मेरा तो दिल ही आ गया। वैसे ये फार्म हाउस सोनिया का अपना है? हाँ, कह तो यही रही थी। तुम्हें पता है, उसके फादर ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके एक नहीं कई फार्म हाउस हैं। वैसे मुझे तुम्हारी दोस्त समझ नहीं आती। जब वो इतनी अमीर है तो उससे तुमसे क्यों दोस्ती की है? वो तो मेरा एहसान मानो जो मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। जी जी, खैर मुझे भी तो कभी मिलवाओ सोनिया से। तुम इसीलिए तो, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मुझ में किस चीज़ की कमी है? और वो कह रही हूँ मेरे साथ फार्म हाउस चलो, सोनिया से भी मिल लेना। दिल तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन अम्मी इजाज़त नहीं देंगे। तो एक काम करो, तुम आंटी को बताना ही नहीं, तुम आंटी से झूठ बोल दो। देखो, तुम आंटी को ये कहना कि तुम मेरे साथ मेरी किसी फ्रेंड के घर जा रही हो कंबाइन स्टडी के लिए, तो वो तुम्हें फौरन परमिशन दे देंगी। सब बात तुम्हें पता है ना, मैंने अम्मी से कभी झूठ नहीं बोला और मैं इस दफ़ा भी नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी। क्या हुआ? बस यार, अब तुम मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हें कब से मनाए जा रही हूँ, पर तुम्हारे नखरे हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। ऐसी बात नहीं, मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना अम्मी का। तो यार मुस्कान, 1-2 घंटे की तो बात है, हम वापस घर ही आएंगे ना। क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनसे मैं हट नहीं सकता। मेरी और शाहनवाज की शादी तय हो गई है, मुबारक हो तुम्हें। मर्द की दूसरी शादी को गुनाह नहीं समझा जाता। मेरे रास्ते तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम नहीं समझ रही मैं किस सिचुएशन में हूं। तुम, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से। तुम चाहो तो इस तकलीफ से आजाद हो सकती हो। अगर एक दफा उन्होंने सोच लिया कि मेरी अमल से शादी करवानी है तो वो करवा कर रहेंगी। क्यों तकलीफ दे रही हो अपने आप को? मैं तुम्हें बेबस नहीं देखना चाहता मेरुनिसा। मेरुनिसा बेबी, मैं तो कहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाएं। उससे क्या होगा? हो सकता है शाहनवाज साहब के दिल में आपके लिए मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि दूर रहने से बहुत मोहब्बत बढ़ जाती। ये सब तो पहले की बातें हैं, अब ऐसा कहाँ होता है। आजकल दुनिया मोहब्बत नहीं बढ़ाती, बल्कि बदगुमानियाँ बढ़ाती है। तो फिर अब क्या करेंगी? क्योंकि कोई भी बीवी अपनी आंखों के सामने अपने शौहर की दूसरी शादी हुई होते हुए नहीं देख सकती। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है, मैं जो भी करूँगी इस घर में रहकर करूँगी।
लेकिन मैं ये घर वालों को नहीं बता सकती, अम्मी को बताकर परेशान नहीं कर सकती। अम्मी को कुछ बताऊंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए जो भी है ये सब बर्दाश्त मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं और 2 चैनल्स आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करना चाहते हैं और आप मुझे डेट्स बता। अरे अच्छा, जूस बना दो भाई जरा मेरे लिए। जी बेगम साहिबा। और क्या जवाब दिया आपने? तुम्हें नहीं कह रही बेटा, मेहरुनिसा को कह रही हूँ। ऑरेंज जूस दे देना बच्चे प्लीज। मैम उनको अभी रिस्पॉन्ड करना है, हाँ। बट हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेट। आज का स्केड्यूल बताते हैं। आज का क्या स्केड्यूल? आज का आपका ये स्केड्यूल है कि आपका डे ऑलमोस्ट फ्री है, बट सिर्फ एक मीटिंग है 6 बजे चेयरमैन साहब के साथ। 6 बजे शाम को, उसके बाद दिन फ्री है मेरा उसके अलावा। ऑलराइट, गुड, थैंक यू। जीती रहिए। मुस्कान, अब क्या हुआ? सबा, मैंने अम्मी से कभी झूठ नहीं बोला है और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से बोला और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा यार, अब तो झूठ बोल दिया ना और आ भी गई हूँ, तो कम से कम मूड तो ठीक करो। वैसे हम जाएंगे कैसे? वो सोनिया ने कहा था उसका ड्राइवर आएगा, तो बस यार वो आता ही होगा। यार सब एक काम करते हैं, तुम अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं घर जा रही। मुस्कान, क्या हो गया है? क्या है यार, तुम जानती हो ना, मम्मा ने मुझे सिर्फ इस वजह से परमिशन दी है कि अगर मुस्कान जा रही है तो उसके साथ चली जाओ। हेलो जी, आप कहाँ हैं? जी हम बस स्टॉप पे ही खड़े हैं। किसका फोन है? सोनिया के ड्राइवर की कॉल है, वो बस आ गया है, देखो आ गया। चलो हम बैठे। चलो मुस्कान, प्लीज चलो। आंटी जूस। रख दो। बड़ी बेगम साहिबा, मरियम आज देखें फिर नहीं आई, हर रोज छुट्टी कर लेती है। आप इसका कुछ कीजिए ना, किचन में इतना काम होता है ढेरों, मैं कैसे अकेली संभालूं, मुझसे नहीं संभलता। हाँ हाँ पता है, मैंने ही छुट्टी दी है उसे, जरूरी काम था कुछ, अभी नहीं आएगी काफी दिन तक। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा काम है तो मेहरुनिसा बीबी तुम्हारी हेल्प करा दिया करेंगी, उनसे कह दिया करो। मेहरू बीबी? तुम्हारी मेहरू बीबी का ही नाम मेहरुनिसा है ना? कोई मसला तो नहीं है ना मेहरुनिसा? तुम अपने घर में भी तो ये सब काम खुद ही करती थी ना, कोई नौकर वगैरह तो नहीं थे वहां भी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बचपन से ये सब काम करती रही हूँ। गुड। लेकिन मेरे ये सब काम करने से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या है ना, अब मैं समन शाह की बहू हूँ, शाहनवाज शाह की बीवी। घर में मीटिंग्स होती हैं, पार्टी वर्कर्स आते हैं। अगर किसी ने भी घर के मुलाजमीन के साथ घर की बहू को मुलाजमों की तरह काम करते हुए देख लिया या फिर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अभी
वक्त है, खुरा ले लो और जियो अपनी जिंदगी। जिंदगी जीने का तरीका आप मुझे मत सिखाएं। मुझे गमों में खुशियों को ढूंढना बहुत अच्छी तरह से आता है। आप भी तो यही चाहती है ना कि वो इस घर से चली जाए। इस इज्जत पर दबा लगने में ना ज्यादा देर नहीं लगती। और एक बार ये दाग हो जाए, ये दाग कभी नहीं मिटता।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फातिमा सो कि आप सब ठीक होंगे। सहर और दिया के दूसरे सूफ़ी जुनूब और मशरिक़ में सरगर्म थे। बंगाल में ये सिलसिला जलालुद्दीन तब्रेज़ी ने मुतारफ़ करवाया, लेकिन इनके जानशीनों का हाल मालूम नहीं हो सका। सलहट में इनका मकबरा मछलियों से भरे एक तालाब से मुल्हिक है और आज भी मरकज़ अक़ीदत है। एक और सहरवर दी मुबलिक काजी हमीलुद्दीन नागौरी कई मुमताज़ चिश्तियों के दोस्त थे और इनकी तरह समा पसंद भी। हैरानकुन बात यह है कि इनके मुरीद सिर्फ 3 थे, लेकिन इनकी तसनीफ़ात मवा ये इश्किया और तुली अल्तमश इस दौर के सूफिया में बहुत मकबूल थीं। सहरोरिया का सिलसिला तमाम ज़्यादातर मुल्तान और उच्च से चलता रहा। मुल्तान में इनके सजादा नशीन माशरती और सियासी सतह पर अहम किरदार अदा कर रहे थे। बहाउद्दीन के मुरीद में एक बुखारा के सैयद जलालुद्दीन सुर्ख थे। इनके बेटे आगे चल कर रुकनुद्दीन के मुरीद हुए और उच्च शरीफ में सकूनत अख्तियार की। यहीं 1308 उनका बेटा जलालुद्दीन हुसैन पैदा हुआ। तहसील इल्म की खातिर मुल्क फिरे और जहाँ गश्त का लक़ब पाया। मशहूर रहे कि इन्होंने 36 हज किए। अक्सर दिल्ली का सफ़र करते और फ़िरोज़ शाह से भी मुलाकात होती। इसके बावजूद इन्हें चिराग दिल्ली ने हड़का दिया और यूं इनके चिश्तिया से ताल्लुकात बने। आप अनथक इंसान थे। अहादीस की कई किताबें मरतब की। इसी सरगर्मी और रूहानी असरू सूख की वजह से इन्हें सिंध और मुल्तान में मखदूम जहानिया का नाम दिया गया। फ़िरोज़ शाह की ठट्ठा की मुहिम के दौरान इन्होंने फ़िरोज़ शाह और सिंध के जाम के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम करवाई। मजमूई तौर पर महदूम जहानिया हिंदू पाक के सबसे रासेहाल अक़ीदा सूफिया में शुमार होते हैं। ज़्यादातर सूफिया के बरक्स जो अपनी शायरी में अल्लाह ताला को हिंदुस्तानी नमूर से मुखातिब करते, आपका ख्याल था कि अल्लाह ताला को गैर कुरानी नमूर से मुखातिब नहीं करना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ आलिम महदूम माहियत कल्बे से ऐसे सूफ़ी बन गए जो मर्जा हलायक थे और जिनका नाम चंद दूसरे कलमात के साथ पढ़कर पानी पर फूंका जाता। लेकिन वक्त के साथ साथ आलिम महदूम माहियत कल्बे से ऐसे सूफ़ी बन गए जो मर्जा हलायक थे और जिनका नाम चंद दूसरे कलमात के साथ पढ़कर पानी पर फूंका जाता, जिसे पीने से बवासीर के मरीज़ शिफा पाते। उसे सिलसिले की उच्च बुखारी शाह से आगे एक और ज़ैली शाह फूटी जो जलालिया दरवेश कहलाते हैं। इनके बेशरा होने पर तकरीबन तमाम सिलसिले मुत्तफ़िक हैं। जलालिया और इनके रानी हम रुतबा हक़सार शिया हैं। यही हाल इच के बुखारियों की आल औलाद का भी है। बहार में एक और छोटा सा सिलसिला जो तुगलिक अहद पर मेहासा मौसर रहा फिरदौसिया है। ये ख़बर ये सिलसिले की एक शाख है। इस सिलसिले के सबसे बड़े नुमाइंदा शरफुद्दीन यहया मानीज़ी है। अपने ससुर सुनार गाँव के अबू तवाम की तरह वो भी हदीस के बुलंद पाया आलिम थे। शरफुद्दीन महजूम अल मुल्क ने तालिबीन की रहनुमाई के लिए कई किताबें लिखी, जिनमें से ज़्यादा शोहरत आदाब अल मुरीदीन और मकतूबात सादी को मिली। हदूद का एक मजमुआ मुग़ल दौर में मदारस में पढ़ाया जाता रहा। अकबर और औरंगज़ेब दोनों इसके शायक थे। ये किताब तसव्वुफ़ पर ऐसी तसनीफ़ है जिसे आज का कारी भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें इल्मी इस्लाहात की भूल भलियों की बजाय खुदा से मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया गया है। नमाज, रोज़ा और नफली इबादत अपनी जगह खूब है, मगर इनकी तफसील दे वो नहीं जो दिल जोई की है। अव्वलीन चिश्तिया की तरह शरफुद्दीन भी सरकारी मुलाजमत को सख्त नापसंद करते थे। आज भी बहार में नहायत मकबूल है। इनकी मलफूज़ात नूहसू हिस्सों में मिलती है, जिससे इनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। बड़े बड़े और मुस्तहकम सिलसिलों के अलावा सलातीन के दौर में कई अजीब सिलसिले वजूद में आए जो लोहे की जंजीरों और कड़े पहनते थे।
अपने अजीबोगरीब रवैये और तेवर से मावा तकाज़ों से ना सिर्फ अवामुन्नास बल्कि हकीकी सूफियों को भी परेशान करते। कुछ मोरखीन के ख्याल में ये लोग सूफी शेवा के मकाम मर्तबा के शोरी निकास थे। कलंदर का नाम इस्तेमाल करने वाले दो इश्खास ने खसूसी शोहरत पाई। इनमें से एक ने चिश्ती माहौल से जन्म लिया और नफ्स कशी के लिए मशहूर हुए। इनका नाम बू अली कलंदर पानी पत्ती है। अपने तवील सफ़रों में कोनिया भी पहुँचे और गालिबन रूमी के बेटे सुल्तान बिलाद से भी मुलाकात की। इनकी सूफियाना मसनूवियों से पता चलता है कि वो बादशाहों, शायरों, सूफियों और मलाओं को यकसा तौर पर मुतासिर करने वाली मसनवी रूली से बखूबी आगाह थे। इश्क़-ज़दा बू अली सूफियों के 3 असूलों कम खुराकी, कम ख्वाबी और कम गोई के साथ साथ एक चौथे असूल यानी अवामुन्नास का जबर बर्दाश्त करने के असूल पर भी अमल पैरा थे। जब इन्होंने रूमी के यहाँ देखा कि एक सच्चा सूफ़ी खुदा से रहमत मांगता है जबकि एक सच्चा आशिक ज़हमत मांगता है, तो वो कहकर उठे, मकामे इश्क दहान टहंग से मुतमासिल है। पानीपत में इनका मज़ार कलंदरों के मराकज़ में से एक था। इस मुहिब और महबूब शायर से ज़्यादा शहरत कलंदर को मिली। आपका ताल्लुक सिस्तान से था। 13वीं सदी में ज़ेरे बांदी ने सहियों के मकाम पर सकूत एहतियात की। इस जगह पहले शिवाजी का आस्थान हुआ करता था। बर्नी ने मुल्तान में बलबन के बेटे के दरबार में इनके जाने का हाल लिखा है। कहा जाता है कि बहाउद्दीन जस्टर क्यों होता है? हाथ हिलाना थोड़े थोड़े हिलाए हैं, ऐसे ही हिलाते हैं, अभी रोके हैं। कलंदर से इनकी तर्ज़े ज़िंदगी की तरफ इशारा मिलता है। सुर्ख कपड़े पहनते और मंशियात इस्तेमाल करते थे। इनसे एक फ़ारसी नज़र मंसूब है जिसमें वो आग में मशगूल रक्स नजर आते हैं। इन हतूत पर देखा जाए तो वो शहीद मोहब्बत हलाजे के रूहानी जानशी हैं। तारीख वफ़ात मालूम नहीं तो शाह ने इनका मकबरा 1357 में तामीर कराया। इनके गिर्द जमा होने वाले दरवेशों को बेशरा कहा जाता है कि मजहबी कवानीन के पाबंद मुसलमान थे। इनके सियाह दरवेश चल मंडवाते हैं और जुमेरात इन्हें मनम कहा जाता है। इससे उसको भी अभी खास में गैर अखलाकी कोशिशें की गई। इनकी तारीफ में लिखी गई शहबाज कलंदर गीत पाकिस्तान में नए सिरे से मकबूल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बाब की तरफ, खुद मुख्तार रियासतों का अहद। जब तैमूर ने सिंध अबूर किया तो वह 1 लाख हिंदुओं को जहादी तलवार के घात उतार चुका था और बड़े मलाओं में से एक मौलाना नसीरुद्दीन ने भी, जिसने ज़िंदगी में भीड़ तक ज़िबा ना की थी, 15 हिंदुओं की गर्दनें 3 तन से जुदा कर दी थी। इस बयान का दुरुस्त या गलत होना अपनी जगह, लेकिन इससे और जगहों की तरह हिंदुस्तान पर तैमूर की कहरमानी का अंदाज़ा ज़रूर होता है। इस गार तिगड़ी का हदफ सिर्फ काफिर नहीं थे, इनके हम मजहबों पर भी इतना ही जुल्म सितम हुआ। यलगार के बाद बरसगीर का शुमाली मगरिब हिस्सा वीरान हो गया और दिल्ली अगली 1 सदी तक कब्रिस्तान से थोड़ी ही ज़्यादा आबादी हुई, क्योंकि 1638 के बाद ये ऐसे बादशाहों का दारुल हुकूमत रही जिसमें सल्तनत की तोसी तो क्या, इसे बरकरार रखने की सिक्कत भी ना थी। पहले क्या किया था? आखिरी तुगलक खान हुक्मरान 20 बरस तक दरबार के मुख्तलिफ ग्रोहों के हाथों कठपुतली बना रहा। 1414 में हुकूमत की बागडोर सैयद हज़र खान ने संभाली, जिसकी क़यादत हज़रत खान तैमूरी बादशाह रुख शाह के नाम का खुतबा पढ़वाता। यूँ उसने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान पर तैमूरी हुकूमत बरकरार रखी। उसने अपने सिक्कों पर अपना लक़ब नायब अमीरुल-मोमिनीन नक्श करवा लिया। इसके जानशीन मुबारक शाह ने पंजाब पर कब्ज़ा बहाल करने की कोशिश की और दिल्ली के नवाब बसने वाले सरकश मेवातियों के खिलाफ जदोजहद दोबारा शुरू की। सिर्फ 37 साल के बाद सैयद दौरे हुकूमत ख़त्म कर दिया गया। मुल्तान की फरमावाई से शुरू
होकर ये बदायूं की फरमानवारी पर ख़त्म हो गई। तकरीबन 1.5 सदी के बाद मोड़ा बदमायोनी लिखता है कि सैयदों के एक जानशी का दावा था कि उसे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने हिंदुस्तान में जहाद का हुक्म दिया था। सैयद ख़ानदान का दौरे हुकूमत मुख्तसर होने के बावजूद हिंदी मुस्लिम तारीख़ में बारिश का पहला कतरा साबित हुई, क्योंकि इसके बाद बरसग़ीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस्लामी तमद्दुन के मराकिज़ उभरने लगे। न सिर्फ अब तक गालिब सुन्नी इस्लाम मरूज रहा, बल्कि शिया इस्लाम के मुख्तलिफ़ रूप भी बनने लगे। सैयद ख़ानदान के बाद लोधी आए। ये मुल्तान के गिर्द मुद्दत से आबादी गज़नवी पठानों का है। एक कबीला था जो फ़िरोज़ तुगलक के दौर में काफ़ी मुमताज़ रहा था। जहाँ मुल्तान में लिंगा शेहों ने हुकूमत संभाल ली, वहाँ लूदियों ने दिल्ली सल्तनत की बाक़ियादत को सहारा देने की कोशिश की। अफ़गानों की रवायात के मुताबिक लूदियों की हुकूमत 1524-1443 अमरा शाही थी, जिसमें बाहमी सलाह मशवरे को बुनियादी अहमियत हासिल थी। पहलू लूदी पहलू ही वही सुल्तान बहलूल तवील चिश्तियों के बाद ताकतवर हमसाया रियासत जबूतियों की शिकस्त देने में कामयाब हो गया। कहा जाता है कि एक बार जब जोमपोर के हसीन शिरकी ने दिल्ली की तरफ पेशकदमी की तो सुल्तान बख्तियार काकी के रोज़े पर गया और सारी रात खड़ा दुआ मांगता रहा, क्योंकि वो बहुत मुत्तकी था और अपना ज़्यादातर वक्त दानिश्वरों की मजालिस में सफ़ा की सोहबत में गुजारता था। बहुत नमाज रोज़े का बहुत पाबंद था। इसका ज़हद व तक़वा औलाद की को भी मुंतकिल हुआ। इसका बेटा था, बहुत नमाज इबादत में बाप से सिबकत ले जाता। वो तख्त की जदोजहद के दौरान और ताजियों के से पहले दिलकशी के बायस शेख की आँख का तारा बन गया। अपने बाप की तरह इबादत का पाबंद गुरबा की दस्तगीरी में सही था, जिसका इजहार दौरान रमज़ान और पैगम्बर के रोज़ विलादत 12 रबीउल अव्वल खसूसियत से होता है। इसे गैर मजहबी इल्म से भी दिलचस्पी थी। इसके अहद में अरब ईरान और मुल्तान से उलमा ने दारुल हुकूमत आगरा में आकर मुंतकी फ़लसफ़ा और तारीख़ पढ़ते रहे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। और हमारी जो पिछली एपिसोड्स आपने नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं और उम्मीद करती हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगेंगी और आपको तारीख़ी वाक़यात का पता चलेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।